पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक हम लोग लेके जाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, बेसिक्स भी पढ़ेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे इसमें। ओके, सो एक तरह से ये IIT नीट फाउंडेशन सीरीज़ की तरह हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज़ हम देखते हैं वो क्या है, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का। हम एनर्जी के बारे में ही मेनली पढ़ते हैं फिजिक्स में, है ना। तो लाइट भी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। लेकिन ये इस एनर्जी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, ये जो एनर्जी है हमें देखने में मदद करती है। अब देखो, देख कैसे पाते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, जैसे कि कोई हमारे पास एक लैंप है और यहाँ पर हम हैं। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर। अब क्या होता है कि लैंप में से लाइट की रेज़, ये रेज़ है लाइट की, है ना, ये लाइट की रेज़, ये हमारी आँखों में आती है। और हमारी आँख क्या करती है, हमारी आँखों में इस तरह के सेंसर्स होते हैं कि वो जो आने वाली लाइट है उसको पीछे लेके जाते हैं। जैसे ये लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है इस तरफ, ये हमारी आँखें इसको पीछे लेके जाती है लाइट को, और देखती हैं कि ये लाइट आ कहाँ से रही है। तो ये सभी रेज जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, लूमिनस ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, लूमिनस ऑब्जेक्ट है, लूमिनस। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। अब क्योंकि खुद की लाइट है तो किसी और की मदद नहीं की ज़रूरत नहीं है उसे देखने के लिए, है ना। तो हम उसे ऐसे सीधे सीधे देख सकते हैं। लेकिन उसी की जगह अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसे कहते हैं नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट के पास अपनी लाइट तो होती नहीं, तो वो हमें कैसे दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है इस तरीके से कि हम एक लूमिनस ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सन है। सन हमारा क्या है, एक लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट नहीं है, सन अपनी लाइट उसको देता है, वो लाइट उस पर टकराती है और टकरा के वो यहाँ पर बैंड हो जाती है इस तरफ, या यहाँ पर क्या क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन होता है ना। रिफ्लेक्शन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्ट होके वो हमें हमारी आंखों में आती है, तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, उसका ये प्रोसेस है कि वहाँ से लाइट हमारी आंखों में आनी चाहिए। अगर लाइट नहीं आएगी किसी ऑब्जेक्ट से तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे कि सपोज़ करो आप कि यही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये रखा हुआ है, और मैंने एक इसके सामने एक दीवार लगा दी यहाँ पर, और मैं पीछे खड़ा हो गया यहाँ पर आके। ठीक है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो क्या मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो ये मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इस जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं उन सबको कौन रोक देगा, ये दीवार रोक रही है। तो इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर मुझे इसको देखना है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, कैसे हम देख सकते हैं इसे, किस चीज़ की मदद से हम इसे देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा और ये पर्सन भी यहाँ पर रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे ये दिखाई दे, उसके लिए क्या तरीका है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगला टॉपिक हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी या पहली इंफॉर्मेशन लाइट के बारे में क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट क्या है, वेव। लाइट क्या है, एक वेव है। वेव के बारे में हम क्लास 9th में एक बार पढ़ चुके हैं ना। क्लास 9th में हमें वेव के बारे में बताया जाता है। वेव क्या होता है, एक तरह का डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस जो प्रोपगेट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, यहाँ डिस्टरबेंस कैसे बनता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इसका जो रीज़न है वो क्या है, एक चार्ज पार्टिकल। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्या कौन सा होता है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता है, या फिर वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट मतलब ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। इस तरीके से कोई जैसे चार्ज पार्टिकल है और वो इस तरह से ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। सपोज़ कर लो कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, इस तरीके से। ये क्या है मेरे पास,
चार्ज पार्टिकल, और ये ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है ऐसे। इसके वाइब्रेशन करने से क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीज़ हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, उसमें क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक का मतलब क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसमें दो फील्ड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अच्छा, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो होता है बी, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल ये ऑक्सीलेट कर रहा था, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा था अपनी जगह। उस वाइब्रेशन की वजह से ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज पार्टिकल की कि वो वाइब्रेट करता है, ऑक्सीलेट करता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है लाइट हमारी, ठीक है। और ये जो वाइट दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का डायरेक्शन है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है, वाई और एक्स प्लेन में है, वाई और एक्स प्लेन में इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किस फील्ड में होगी, या तो इस फील्ड में होगी, जेड एक्स में होगी, या फिर वाई जेड में होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, चलो उसको बाद में देखेंगे। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं ना, और ये है लाइट, लाइट की स्पीड हम जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये स्पीड किस में होती है, वैक्यूम में। किस में होती है, वैक्यूम में होती है, बाकी सब मीडियम में इससे कम होती है, ठीक। तो एक रिलेशन और आता है हमारे पास, वो रिलेशन ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं कुछ, वो बराबर होगी c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये एक रिलेशन है जो हमारे आगे चल के काम आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लोगे अभी के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, तो इस तरह से आपस में रिलेट होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सी, सी जो सिंबल होता है ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट के लिए, ठीक है, ठीक। दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है ना। स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, मीडियम। मीडियम मतलब जिसमें भी वो ट्रैवल कर रही है ना, वो सबस्टेंस जिसमें वो ट्रैवल कर रही है। तो देखो, जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम हो गया जो, या हवा हो गई, इसमें लगभग स्पीड सेम होती है, और वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, वैक्यूम में, और थोड़ी सी कम, बहुत बहुत मतलब माइन्यूट अमाउंट में कम एयर में होती है ना। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो लगभग हम सेम मान लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होती है, वैक्यूम में। हम एयर को भी लगभग सेम मान लेते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, लाइट की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि मान लो वाटर में गई, यहाँ पर क्या होता है, इसकी स्पीड बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी स्पीड बदल जाती है, कितनी हो जाती है, यहाँ स्पीड हो जाती है आपकी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई, अब देखो डिवाइड करना पड़ता है कितने से, 1.5 से। तो 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 2। तो कितनी स्पीड हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड क्या हो गई, कम हो गई।
एक से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो स्पीड मतलब वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो स्पीड कम हो जाती है। किसी भी दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही और कौन से मीडियम है, और जैसे मीडियम है मान लेते हैं ग्लास, ग्लास भी एक मीडियम है, तो उसमें भी अगर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी कंपेयर टू वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं एक हमारे पास लाइट ये है और दूसरी लाइट हमने एक और ले ली ये वाली। अगर ये दोनों साथ में चली होती तो यहाँ पर पहले कौन पहुँचता भाई, ये तो पूरे रास्ते में वैक्यूम में चल रही थी और ये यहाँ तक वैक्यूम में चली और फिर ये इतना वैक्यूम में चली, लेकिन बीच में ये वाटर में चली थी तो यहाँ इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये तो बराबर ही है। तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुँचेगा, उसका टाइम कम होगा वो जल्दी पहुँचेगा। तो इसका यहाँ से यहाँ तक स्पीड ज़्यादा रही, इसकी स्पीड यहाँ तक तो सेम है, इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर कम हो गई तो ये बाद में पहुँचेगी। ठीक, चलो छोटा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। ठीक, क्या है कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब हमने जो बात करी थी कि ये जो हमारे पास लाइट होती है ये क्या है, एक वेव है ना। तो वेव है, तो हमने 9th क्लास में जब वेव चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ हमने ये फॉर्मूला देखा होगा, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फार्मूला कहते हैं। ठीक, इसमें जो v होता है ये वेव की स्पीड को बताता है, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है f, और लेमडा बताता है इसकी वेवलेंथ को। ठीक है, देखो जैसे कोई वेव होती है तो वेव की मान लेते हैं हम एक पल्स बनाते हैं। इस एक सिंगल वेव का जो पार्ट है ना, इस यही तो पैटर्न बार बार रिपीट होता है ना, इसी यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। तो एक सिंगल ये जो वेव है या सिंगल पल्स है, इसकी जो लेंथ होती है इसको हम क्या कहते हैं, लेमडा, यानी कि इसकी क्या होती है, ये वेव लेंथ। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में ऐसी कितनी बन रही है। तो ये ऐसे एक बनी, इसके बाद एक और बन गई है ना, इसके बाद एक और बन गई, तो एक सेकंड में ऐसी कितनी बन रही है, तो वो क्या होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। और v क्या होता है, v होता है इनके चलने की स्पीड, ये मीडियम में किसी स्पीड से आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, देखो सपोज करो कि हमने क्या करा, एक यहाँ पर पल्स बनाई, ठीक है, और ऐसी हमने 4 पल्स बना दी एक सेकंड में। ठीक, तो ये जो फर्स्ट पल्स थी ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी सबसे आगे। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी पल्स बन गई हमारे पास, एक सेकंड में बन गई 4 पल्स। ठीक, तो एक सेकंड में जितनी पल्स बनती है उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। ठीक, अच्छा एक पल्स की लेंथ कितनी है, लेमडा के बराबर, लेमडा के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, एफ इंटू लेमडा, और ये कितनी देर में कवर हुआ, एक सेकंड में। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि एक सेकंड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यही तो क्या होता है, स्पीड होता है। तभी ये फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, इस वजह से तो ये क्लास 9th में बताया जाता है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और जल्दी से देख लेते हैं ना। देखो हमने टाइप्स ऑफ वेव पढ़ा था, तो टाइप्स ऑफ वेव को हम वो क्लासीफाई करते हैं ना। पहला जो क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस पर हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक तो होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड वेव। साउंड वेव मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी इस तरह होगा, और जो साउंड है वो भी इस डायरेक्शन में जाएगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स और वेव ये या तो पैरेलल होंगे, या तो ऐसे होंगे पैरेलल, या फिर एंटी पैरेलल होंगे कि साउंड इधर जा रही है इधर जा रही है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से, और साउंड इस डायरेक्शन में जाती है। तो या तो ये पार्टिकल पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसमें जो पार्टिकल होते हैं, तो ये जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं ये किस तरह से मोशन कर रहे हैं, इस तरीके से ऊपर जाते हैं फिर वापस नीचे आते हैं, ये इस तरह से मोशन करते हैं ऊपर नीचे इस तरह से। और वेव कैसे जाती है, वेव जाती है इस तरह से लेफ़्ट टू राइट जा रही है।
तो इस तरह की वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है मीडियम की रिक्वायरमेंट का, मतलब क्या वेव को मीडियम की ज़रूरत है। जैसे कि साउंड है, साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत है। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट पे भी दो तरह की होती है हमारे पास। पहली होती है मैकेनिकल, फिर दूसरी कौन सी होती है, नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वो होगी जिसको क्या होगा, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, और नॉन मैकेनिकल वो होगी जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो मैकेनिकल, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नॉन मैकेनिकल। तो ये दो तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। अब बात करते हैं लाइट की। तो लाइट किस तरह की वेव है, तो लाइट को एक्चुअली में मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम होगा तो उसमें भी ट्रैवल कर लेगी, लेकिन उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, तो होगी नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। अच्छा, दूसरा, इससे पहले जो हमने बात करी, इससे पहले हमने क्या बात करी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स के बारे में। तो इन दोनों में से कौन सी होगी, तो आपने वो डायग्राम देखा था, तो उस डायग्राम में, ये जो डायग्राम आपने देखा था, इस डायग्राम को देख के आप क्या कह सकते हो किस तरह की वेव है। तो देखो, ये जो अब मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और लाइट के डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये भी एक तरह की क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। तो लाइट क्या हो गई हमारे पास, लाइट हो गई हमारे पास नॉन मैकेनिकल प्लस ट्रांसवर्स, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये दोनों टिक कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद कुछ थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं लाइट के बारे में। तो हमने एक टर्म सुना होगा, फोटोन। तो लाइट एक्चुअली में तो एक वेव है, लेकिन कभी कभी लाइट पार्टिकल की तरह काम करती है। आगे चल के हम 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, पार्टिकल नेचर शो करती है लाइट। तो एक्चुअली में कोई पार्टिकल नहीं होता लाइट में, लेकिन क्योंकि वो पार्टिकल नेचर शो करती है, इसलिए हम एक पार्टिकल उसको असाइन कर देते हैं। एक्चुअल में नहीं होता है ना, लेकिन हम उसे असाइन कर देते हैं कि कहीं कहीं वो पार्टिकल नेचर शो करती है आगे चल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। इसलिए हम उसको एक पार्टिकल दे दिया, उस पार्टिकल का नाम हमने क्या रख दिया, फोटोन। अब क्योंकि पार्टिकल हमने दे दिया लेकिन होता तो है नहीं, हमने क्यों दिया, क्योंकि कहीं कहीं उसका ऐसा पार्टिकल नेचर शो हो रहा था लाइट का, जबकि लाइट एक्चुअली में क्या है, वेव है, ठीक। वेव और पार्टिकल दो अलग तरीके हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के, है ना। लाइट एक्चुअली में तो वेव है, लेकिन क्योंकि वो कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करती है, तो फिर हमने उसको एक पार्टिकल दे दिया। अब क्योंकि ये पार्टिकल एक्चुअली में तो है नहीं, तो हमने क्या करा कि हमने इसका मास क्या कर दिया, हमने इसका मास क्या कर दिया, मास कर दिया इसका ज़ीरो, ठीक है। मास इसका क्या कर दिया, तो ना तो इसमें मास होता है इस पार्टिकल में, ना ही इसमें कोई चार्ज होता है, ना तो कोई मास होता है ना कोई चार्ज। तो कभी कभी सवाल आता है कि जैसे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो फिर क्या अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं लाइट को, तो क्या उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या वो बैंड होगी या कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है, ठीक है। कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है, क्योंकि ये जो हम पार्टिकल मान रहे हैं, ना तो इसके पास कोई चार्ज है ना ही इसके पास कोई मास है, तो इसमें ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या फिर लाइट को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं, तो ठीक है। तो किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, फील्ड एक दूसरे को रिपेल या डिफ्लेक्ट ऐसे नहीं करेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो क्या चीज़ वेरी करती है, मतलब चेंज होती है, और कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। आप पॉज करके देख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, यहाँ हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसको प्रोड्यूस करने वाले सोर्स पर डिपेंड करती है। सोर्स की मर्जी है
कि वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर चार्ज पार्टिकल फास्ट फास्ट मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, स्लो मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब दूसरी बात यह है कि जो स्पीड होती है वेव की वो मीडियम पे डिपेंड करती है। तो मीडियम चेंज होगा तभी स्पीड चेंज होगी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो अब क्या, ये देखो मीडियम तो चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो वेरी और रिमेन कांस्टेंट। तो रिमेन कांस्टेंट कौन होगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे सेकंड ऑप्शन। तो फ्रीक्वेंसी सेकंड ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा, इसमें लैम्डा की भी बात आ रही है, तो लैम्डा के बारे में आप क्या कहोगे। तो लैम्डा के बारे में अगर हमें सोचना है तो हमें वेव फार्मूला फिर से देखना पड़ेगा। क्या था वेव फार्मूला, कि स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब देखो ये चीज़ हमारी कांस्टेंट होगी, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो फिर लैम्डा भी चेंज होगा, ठीक है ना। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। तो अगर हमारा स्पीड चेंज हो रही है तो लैम्डा भी चेंज हो रहा है। क्योंकि स्पीड क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया हमारा। एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने वो एग्जांपल देखा था, तो जैसे लाइट ट्रेवल करते हुए आ रही है तो यहाँ बीच में क्या था, वाटर। तो वाटर में स्पीड कम हो गई, लेकिन जब वापस निकलेगी अगर वैक्यूम में तो फिर से इसकी स्पीड उतनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जब वैक्यूम में थी तो भी 3 × 10⁸ थी, जब वाटर में गई तो कम हो गई, 2 × 10⁸ हो गई, और वापस जब एयर में या वैक्यूम में आ गई तो फिर से इसकी 3 × 10⁸। ठीक है, तो आज अपना पहला लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला लेक्चर में देखेंगे आएगा टॉपिक।